अनोखी सासू माँ, दिल छू लेने वाली कहानी। शाम के 6 बजे थे। अनंत ने ऑफिस से आते ही बैग सोफे पर पटका और फ्रेश होने चला गया। वहीं बैठी उसकी माँ कविता जी उसके लिए चाय बनाने के लिए उठ गई। उन्होंने टाइम देखा, बहू दीपा भी ऑफिस से आने ही वाली होगी, ये सोचकर उसके लिए भी चाय चढ़ा दी। चाय बनी ही थी कि डोरबेल बजी। दीपा भी आ गई थी। कविता जी को प्यार से देखकर मुस्कुराई। कविता जी ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा तुम भी फ्रेश हो जाओ, चाय तैयार ही है। कविता जी के पति टीवी देख रहे थे, वे ऑफिस से जल्दी आते हैं। कविता जी ने बहू बेटे को चाय पिलाई। अनंत ने झुंझलाते हुए कहा, दीपा आज सुबह सब्जी में कितना नमक था, बहुत गुस्सा आया मुझे। और एक तो ये अरबी की सब्जी क्यों बनाई, मुझे जरा भी पसंद नहीं। माँ आपने भी दीपा को नहीं बताया कि मैं ये सब्जी नहीं खाता। दीपा को पसंद है। तुम्हारी शादी को 6 महीने ही हुए हैं। दीपा को इस सब्जी का शौक है और इस सब्जी को बनाने में उसने सुबह सुबह बहुत मेहनत की है। कभी तुम उसकी पसंद का खाओ, कभी वह तुम्हारी पसंद का खाए। और सब्जी तो बहुत ही अच्छी बनी थी, मुझे भी नहीं आती ऐसी बनानी। कविता जी ने देखा, दीपा का चेहरा उतर गया था। नया नया विवाह था। कविता जी सोचने लगी, एक पत्नी को पति से मिली तारीफ से जितनी खुशी मिलती है, उतनी किसी और की तारीफ से नहीं, वह भी जब नया नया विवाह हो। दुनिया नए नए खुमार से भरी ही लगती है। आजकल के कपल्स के बीच रोमांस, मान मनोहार के लिए समय ही नहीं। कविता जी हैरान होती हैं अपने बेटे बहू की लाइफ स्टाइल देखकर। दोनों के पास सब कुछ है, बस समय नहीं है। उस पर भी अब अनंत अपनी नव विवाहिता के हाथ की बनी सब्जी की तारीफ करने के बजाय कमी निकाल रहा था। हाँ, थोड़ा नमक ज्यादा था, हो जाता है कभी कभी, पर सुबह के गए अब मिले हैं तो इस बात को क्या तूल देना। खैर उनकी लाइफ है, बीच में ज्यादा बोलना ठीक नहीं। अनंत उसके बाद भी चिढ़ा ही रहा। कविता जी जानती हैं उनके फूडी बेटे को खाने पीने में कोई भी कमी नहीं बर्दाश्त। कितनी बार उनसे भी उसकी बहस होती ही रही है। इकलौता बेटा है, खूब नखरे दिखाता है, पर अब दीपा क्यों सहे इसके नखरे। मैं माँ हूँ, मैंने सह लिए, ये बेचारी क्यों सहे। सुबह जाते जाते कितनी हेल्प करवाती है। कविता मना करती रहे जाती है, पर दीपा जितना हो सकता है उतने काम करवा कर जाती है। दीपा कहती है, माँ ऑफिस से आने के बाद तो हिम्मत नहीं होती कुछ करने की, कम से कम सुबह तो करने दें। कविता जी बेड के साथ सब काम मैनेज कर लेती हैं, पर दीपा सुबह कुछ ना कुछ कर कर ही जाती है। 3 दिन टिफिन होते हैं, काफ़ी काम होते हैं, मेड सबके जाने के बाद ही आती है। कविता जी एक पढ़ी लिखी हाउसवाइफ है, खाली समय में टीवी में नहीं किताबों के साथ बिताती हैं। उनकी खूब पढ़ने की आदत है, खुली सोच वाली शांति पसंद महिला हैं। दीपा को खूब स्नेह देती हैं, वह भी उन्हें खूब मान देती है। कविता जी के पति और बेटा कुछ आत्म केंद्रित से हैं। दीपा सबको समझने की कोशिश में लगी हुई है। कविता जी जानती है कि दीपा भी इंदौर की ही लड़की है, उसका मायका भी यही है। अभी तीनों को हफ्ते में 3 दिन ही जाना पड़ रहा था, बाकी दिन सब वर्क फ्रॉम होम करते थे। ऐसे में सबको खूब परेशानी हो रही थी। 2 बेडरूम फ्लैट था। लिविंग रूम में रखे डाइनिंग टेबल पर कार्तिक जी काम करते थे। अनंत के रूम में एक ही टेबल थी जिस पर वह बैठ जाता था। दीपा कभी इधर कभी उधर अपना लैपटॉप उठाए घूमती रहती। एक दिन झिझकती हुई बोली, माँ आपके रूम में बैठकर एक कॉल कर लूँ, अर्जेंट है, बॉस से बात करनी है। और क्या, आराम से बैठो, तब तक मैं किचन में कुछ कर लेती हूँ। थैंक यू माँ। अनंत तो 1 मिनट के लिए भी अपनी टेबल नहीं देता। कविता को दुख हुआ, बोली, जब मन हो मेरे रूम में बैठकर काम कर लेना। दीपा की मीटिंग लंबी चली। बेड पर गलत पोस्चर में बैठे बैठे उसका कंधा अकड़ गया। कविता जी ने जब सबको खाने के लिए आवाज़ दी, सबने थोड़ी देर के लिए लैपटॉप बंद किया। कविता जी ने कहा, दीपा को बहुत परेशानी हुई, बेड पर बैठे बैठे उसे भी एक टेबल चाहिए। दीपा, या तो तुम यहीं पापा के साथ बैठ जाया करो, या अनंत अपनी टेबल इसे मीटिंग के लिए तो दे दिया कर। कार्तिक जी ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पर डिस्टर्ब तो नहीं होगी। मुझे अपनी डेस्क पर ही आराम मिलता है, अनंत ने कहा। 2 दिन की ही तो बात होती है, कहीं भी एडजस्ट कर लो। दीपा चुप ही रही।
कविता जी बहुत कुछ सोचने लगी थी उस समय। एक दिन दीपा ऑफिस से थोड़ा पहले आ गई। कविता जी फोन पर अपनी फ्रेंड से एक कोने में बैठकर बात कर रही थी। दीपा जो मूवी देख रही थी वह खत्म होने ही वाली थी। अनंत जैसे ही ऑफिस से आया उसने कहा, अरे दीपा इसे बंद करो, बेकार मूवी है, और मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना दो। अनंत ने टीवी बंद कर दिया। दीपा का अपमानित चेहरा देख कविता जी फोन पर फिर बात ना कर सकी। उन्होंने जल्दी ही फोन रख दिया पर चुप रही। बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर रोज रोज उसे बहू के सामने टोकना शायद उसे अच्छा ना लगता। कविता जी दीपा को देखते हैरान होती कि ये क्यों हर बात पर एडजस्ट किए जा रही है, जैसे अपनी किसी चीज में कोई इच्छा हो ही ना। वही पहनती है जो अनंत को पसंद था, वही बनाती जो घर में सबको पसंद हो। कोई भी बात हो ना अपनी राय देती ना पसंद बताती। कविता जी सोचती, ये तो अभी नव विवाहिता ही है, कहाँ है इसके सारे शौक, एक मूवी भी अपनी पसंद की नहीं देखती। अनंत जब चाहे रिमोट लेकर चैनल बदल दे, वो कुछ भी नहीं कहती, बस मुस्कुराकर रह जाती। एक दिन सब घर से ही काम कर रहे थे। लंच के बाद कविता जी थोड़ी देर आराम करती थी। उस दिन लेट कर उठी तो देखा कार्तिक जी डाइनिंग टेबल पर हमेशा की तरह फोन पर हैं। अनंत के रूम से जोर से हंसने की आवाज आई तो कविता जी ने झांका। अनंत किसी दोस्त से गप्पे मार रहा था। किचन में जाकर देखा दीपा फर्श पर लैपटॉप लिए बैठी थी और किसी मीटिंग में होने का इशारा कविता जी को दिया। कविता जी चुपचाप अपने रूम में आकर बैठ गई। 1 घंटे बाद दीपा उनके कमरे में आई और लैपटॉप एक तरफ रख उनके बेड पर लेट गई। उसके मुंह से एक आह सी निकल गई। इतना ही कहा, ओफ माँ, फर्श पर तो कमर अकड़ गई। कविता जी आज और चुप ना रह पाई, बोली, एक बात करनी है तुमसे। हाँ माँ कहो ना। तुम किचन में नीचे बैठकर काम क्यों कर रही थी? माँ, अनंत से कहा वह अपने रूम में ही रहेगा, उसे वहीं आराम मिलता है। तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हारी जरूरी मीटिंग है? बताया तो था, पर वह बोला मैं कहीं और बैठकर अपना काम कर लूं। आप सो रही थी तो मैं किचन में ही बैठ गई। सुनो दीपा, अपनी बात क्यों नहीं कहती तुम? माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी पत्नी और बहू बनकर रहूँ। मेरे मम्मी पापा में जब किसी बात पर झगड़ा होता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचा करती थी कि मैं अपनी शादी के बाद घर में कोई झगड़ा कभी होने ही नहीं दूंगी। कविता जी मुस्कुराई। तुम्हारे मम्मी पापा झगड़े के बाद नॉर्मल हो जाते थे ना? हाँ माँ, पर मुझे उनके झगड़े अच्छे नहीं लगते थे। देखो दीपा, तुम आदर्श पत्नी या बहू बनने की कोशिश भी ना करना। उससे अच्छा होगा कि एक आम बहू या पत्नी बनकर अपने मन की भी कभी करो। सिर्फ हमारे मन से नहीं, कभी अपने मन से भी चलो। और अगर कभी किसी से झगड़ा हो भी जाए तो डरना कैसा? हम साथ साथ रहते हैं, कितनी देर तक झगड़ा चलेगा? थोड़ा मनमुटाव कभी हो भी जाए तो रिश्ते टूट थोड़ी रह जाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि उसके बाद का प्यार बड़ा प्यारा होता है। कोई बहस ना हो, कोई झगड़ा ना हो। इसी कोशिश में लगी रहोगी तो खुद के लिए कैसे जियोगी? कितने दिन ऐसे खुश रह लोगी? मन ही मन कंठित होती रहोगी। फिर जो नुकसान होगा उसे कौन भरेगा? कल बच्चे हो जाएंगे, फिर तो उनकी ही इच्छाएं सर्वोपरि हो जाएंगी। अपने लिए कब जियोगी? फिर आदर्श माँ बनने के चक्कर में पड़ जाओगी। अपनी बात कहना फिर उसे पूरा करना सीखो। मैंने भी यही गलती की है हमेशा। वही किया जो सास ससुर, ननंद देवर, कार्तिक जी, अनंत को पसंद रहा। जो हमें खुद को अच्छा लगता था वह किया ही नहीं। अब इतनी उम्र बीत जाने पर अफसोस होता है कि अपने लिए तो मैं जी ही नहीं। सो आदर्श बनने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। मैं तो कहती हूँ कि मुझ पर भी गुस्सा आए तो मुझसे भी लड़ लो। मन मारकर जीने से फायदा नहीं होता, कुछ नहीं मिलेगा। उल्टे दिनों दिन कमजोर होती जाओगी। तकिए के सहारे लेटी दीपा मंत्र मुक्त सी अपनी सासू माँ का चेहरा देखे जा रही थी। सोचने लगी, ये कैसी सासू माँ है जो मुझे इस तरह से समझा रही हैं? ये तो निराली ही हैं। कविता जी ने पूछा, आप किस सोच में हो? मुझे तो लगता था आप खुश होंगी कि मैं घर में सबका ध्यान रखती हूँ, जो कुछ कहा जाता है मैं वही करती हूँ। मैं सच में एक आदर्श बहू पत्नी बनना चाहती थी माँ।
कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे एक आम इंसान अच्छा लगता है जो खुद भी जीना चाहे, जिसकी खुद की भी इच्छाएं हों और जो उन्हें भी पूरा करना चाहे। वैसे भी हमारा समाज पुरुष प्रधान है। एक लड़की ही क्यों आदर्श बनने के चक्कर में अपना जीवन परिवार में स्वाहा करे। अनंत और कार्तिक क्यों नहीं करते ऐसा कुछ कि हमारी इच्छाओं के लिए अपनी इच्छाएं कभी छोड़ दें। कभी तो कहें कि चलो आज वह बनाओ जो तुम्हें पसंद हो। ऐसा तो कभी नहीं होता। कभी उसकी सुनो, कभी वह तुम्हारी सुने, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसे में दुख होता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी बहू कभी अपना मन मार कर जिए। आज भी मेरे मन में कितनी कड़वी यादें हैं जब जब मैं अपने मन का नहीं कर पाई। एक उम्र के बाद तुम्हें ये दुख नहीं होना चाहिए कि कभी तुमने अपने मन का कुछ किया ही नहीं। आम इंसान की तरह ही जी लो बहू रानी। कहते कहते कविता ने दीपा के सिर पर हाथ रख दिया। दीपा ने उनकी हथेली चूम ली। इतने में अनंत अंदर आया। वही पलंग पर लेट भी गया। बोला, दीपा आज मंचूरियन और नूडल्स बनाओगी? नहीं अनंत, आज नहीं, फिर कभी। अनंत को जैसे एक झटका लगा। उठकर बैठ गया। क्या? हाँ, मीटिंग किचन में फर्श पर बैठकर अटेंड की है। कमर अकड़ गई है। आज शॉर्टकट मारूंगी। बस पुलाव ही बना सकती हूँ। बहुत थक गई हूँ। माँ ने भी आज सुबह से बहुत काम कर लिया है। ठीक है ना? विवाह के बाद ये पहला मौका था जब दीपा ने किसी बात के लिए मना किया था। अनंत कभी पत्नी का मुंह देखता, कभी माँ का। फिर उसने इतना ही कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अनंत का कोई फोन आ गया तो वह बाहर निकल गया। कविता जी ने दीपा का हाथ सहलाते हुए कहा, शाबाश, ये हुई ना बात। कार्ती जी ने अंदर आते हुए पूछा, किस बात की शाबाशी दी जा रही है भाई? हमें भी बताओ। पर्सनल बातें हैं सास बहू की पापा। हंसती हुई कहकर दीपा रूम से बाहर निकलने लगी। कविता जी ने उसे देखा तो दीपा को आंख मार दी। कविता जी जोर से हंस पड़ी। कार्ती जी कुछ समझ ही नहीं पाए, बस कविता जी के चेहरे को देखते रह गए। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।